हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वाति स्टडी पॉइंट पर। आज हम एनसीईआरटी के क्लास 8 के भूगोल की चैप्टर फर्स्ट संसाधन पर चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने एनसीईआरटी 7th के बारे में अध्ययन किया था। आज से हम लोग क्लास 8th के बारे में अपनी चर्चा को आरंभ करेंगे। एनसीईआरटी क्लास 7th की ज्योग्राफी की जो क्लास है, जिसमें कि पहला चैप्टर जो है उसका नाम जो है वो संसाधन है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि संसाधन होता क्या है। संसाधन के बारे में जानते हैं, फिर हम लोग उस चैप्टर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले होता क्या है कि संसाधन के बारे अगर हम देखें तो संसाधन क्या होता है। हमारे पर्यावरण में, हमारा जो पर्यावरण है, पर्यावरण में उपलब्ध ऐसी वस्तु पदार्थ जिसका उपयोग हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, उसे हम संसाधन कहते हैं या संसाधन वो कहलाते हैं। यानी किसी भी वस्तु की उपयोगिता उसे संसाधन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज़ है, उसकी अगर उपयोगिता है तो उसे संसाधन बनाने में वो क्या करती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इसके साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु का संसाधन बनना केवल उसके प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होना नहीं होता है, निर्भर नहीं करता है, बल्कि उसके मानव का ज्ञान, तकनीकी और आवश्यकता पर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए, तब तक यहाँ पे हम लोगों ने संसाधन के बारे में अध्ययन कर लिया है कि संसाधन क्या होता है। ठीक है, फिर से अगर मैं बताऊँ तो जिस वस्तु में हमारी आवश्यकता को पूरा करने की उपयोगिता हो और जिसका हम किसी उद्देश्य के लिए प्रयोग कर सके, उसे हम संसाधन कह सकते हैं। आइए चैप्टर के बारे में अध्ययन करते हैं। चैप्टर में दिया गया है मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक क्या है, उपयोगी हैं। ऐसा किसने कहा, मोना ने कहा। इसलिए ये महत्वपूर्ण है, अम्मा ने कहा। ये संसाधन है। संसाधन क्या है, अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वो संसाधन है। जैसा मैंने भी आपको बताया कि संसाधन क्या होता है, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, जिससे हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधन के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं और स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी क्या है, इट्स अ पार्ट ऑफ रिसोर्सेज। क्या है, ये सभी संसाधन है। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया। उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया, वे सब क्या है, संसाधन है। तो जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक सभी में कुछ एक जैसा क्या है, ऐसा बताइए क्या है। तो उनमें सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया जाता है। मतलब ये जल भी उपयोग किया जा रहा है, विद्युत भी उपयोग किया जा रहा है, रिक्शा भी उपयोग किया, ये सारी हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, इसमें एक जैसी चीज़ें क्या है, क्योंकि ये सभी हमारे लिए क्या है, उपयोगी हैं। एक वस्तु पदार्थ की उपयोगिता और प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। राजू अब जानना चाहता है कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। ठीक है, संसाधन के बारे में तो हमने अध्ययन कर लिया कि संसाधन होता क्या है, पर राजू ये जानना चाहता है कि कोई भी वस्तु जो होती है वो संसाधन कैसे बनती है। तो अम्मा ने बच्चों को बताया कि वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है, जब उनकी कोई वैल्यू होती है, तब वो क्या होते हैं, संसाधन होते हैं। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। ऐसा किसने कहा, अम्मा ने कहा। मूल्य का अर्थ क्या होता है, मूल्य का अर्थ होता है महत्व। मूल्य का अर्थ क्या होता है, महत्व होता है। कुछ संसाधन का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधन का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरण के लिए देखिए तो धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, ठीक है, लेकिन एक मनोरम दृश्य अगर आप चाहते हैं तो उसका आर्थिक मूल्य नहीं होता है। परंतु ये दोनों क्या है, एक संसाधन है, महत्वपूर्ण है परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है, मनुष्य की आवश्यकताओं को ये पूरा करते हैं। ठीक है,
कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वह पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से क्या हो जाएंगे, मूल्यवान हो जाएंगे। देखिए, पेटेंट से मतलब क्या होता है, इसका तात्पर्य होता है किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से, मतलब कोई भी चीज़ें हैं जिस पे सिर्फ आपका ही अधिकार रहेगा और किसी का नहीं रहेगा, उसे हम पेटेंट कहते हैं। ठीक है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो और अधिक संसाधन की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। जैसे आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके और उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। आइए हम प्रौद्योगिकी के बारे में क्या अध्ययन करते हैं। प्रौद्योगिकी किसी कौशल करने या वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग क्या कहलाता है, प्रौद्योगिकी कहलाता है। चलिए, यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि संसाधन क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे संसाधनों के प्रकार के बारे में। ठीक है, संसाधनों के प्रकार के बारे में हम लोग अध्ययन करें। संसाधन के जो प्रकार है वो निम्नलिखित हैं। एक प्राकृतिक है, मानव निर्मित है और मानव में वर्गीकृत किया गया, यानी मानव निर्मित संसाधन, मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन के बारे में अगर हम बात करें तो प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन होता है जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। ठीक है, जो हमें नेचुरल मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे जल हो गया, वायु हो गया, मिट्टी हो गया, वन हो गया और वन्य जीव हो गए, खनिज, सूर्य के प्रकाश जो आदि, ये सब किसके उदाहरण हैं, प्राकृतिक संसाधन के हैं। तो चलिए इसका अध्ययन करते हैं। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु जिससे हम सांस लेते हैं, हमारी नदियाँ और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन सभी संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें जो प्राकृतिक संसाधनों में, तो प्राकृतिक संसाधनों को हम निम्नलिखित दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, नवीकरणीय और नवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होता है वे जिन्हें प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा अपेक्षाकृत कम समय में फिर से प्राप्त किया जा सकता है, उसे हम नवकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश, ठीक है, पवन, जल, ये क्या है, ये जो संसाधन है जो प्रकृति के द्वारा हमें मिले हैं, इससे क्या करते हैं, ये अपेक्षाकृत कम समय में फिर से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यदि किसी संसाधन तो प्रभावित भी हो सकती है। ठीक है, तो नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, और जैसे सौर, पवन ऊर्जा, ये सब हमें क्या है, इन पे ये जैसे सौर ऊर्जा से बनाई जाती है, पवन है तो पवन ऊर्जा बनाई जाती है, ये अनलिमिटेड है, इसका हम लोग संसाधन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय साधनों जैसे जल, मृदा, वन का लापरवाही से किया गया उपयोग इनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो असीमित हैं, जिनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर हम कितना भी उसका यूज़ करें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लिमिटेड हैं, जैसे जल, मृदा हो गई, वन हो गए, अगर हम इसका लापरवाही से प्रयोग करते हैं तो इसके भंडारण पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जल असीमित नवकरणीय संसाधन प्रतीत तो होता है, लेकिन फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। ठीक है,
अब हम लोग बात करते हैं अनवीकरणीय संसाधन के बारे में। जिन संसाधनों के भंडार सीमित हैं और जिन्हें बनने में बहुत लंबा समय लगता है, उसे हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत या पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लगता है। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इसके महत्वपूर्ण उदाहरण है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक कई खनिज वस्तु, इन्हें बनने में लाखों वर्ष लग सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? नवीकरणीय कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में भिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण भी क्या है? असमान है। हर जगह आपको एक जैसे नहीं मिलेंगे। अब हम बात करते हैं मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, मानव निर्मित संसाधन क्या होते हैं? देखिए, कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। जैसे लोहा अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते थे, जो मानव निर्मित संसाधनों के नाम से जाना जाता है। प्रकृति से प्राप्त संसाधनों को मनुष्य अपने ज्ञान, कौशल, तकनीक की सहायता से उपयोगी वस्तुओं में बदला, उसे हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे मकान और भवन, सड़कें, पुल, रेलगाड़ियाँ, वाहन, कारखाने, मशीनें, बांध, ये सब क्या हैं? ये सब किसके उदाहरण है? मानव निर्मित संसाधन के। अब जैसे एक बात करें तो लोहा प्रकृति से मिलने वाला संसाधन है। जैसा सबको पता है कि लोहा एक प्रकृति से मिलने वाला साधन है, इसलिए उससे मशीन, वाहन या पुल बनाना मानव के तकनीक और कौशल का ही परिणाम है। मतलब लोहा तो मिला, लेकिन उससे भी क्या हुआ कि जो मानव था उसने अपने कौशल का और अपने तकनीक का उपयोग करके उससे मशीन, वाहन और पुल बनाया। तो ये क्या कहलाए? ये मानव निर्मित संसाधन कहलाए। ठीक है, ये क्या कहलाए? मानव निर्मित संसाधन कहलाए। तो यहाँ पे देखते हैं, कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाता है जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। ठीक है, जब उसका मूल रूप बदल दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? बदल दिया जाता है। जैसे कि लोहा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, लोहा उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों को वे पुल, सड़क, मशीन, वाहन बनाने में करते हैं, मानव निर्मित संसाधन के नाम से जानते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, मानव निर्मित संसाधन है। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा। हाँ, राजू ने स्वीकृति से सर हिलाया। अब देखिए, संसाधन के बारे में यहाँ पे देखते हैं कि संसाधन का भंडार क्या होता है। यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा से है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मानव संसाधन पे। मनुष्य स्वयं भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जो मनुष्य है वो क्या है? स्वयं में भी महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि मनुष्य अपने ज्ञान, कौशल, अनुभव और तकनीकी क्षमता के माध्यम से अन्य संसाधनों का उपयोग करता है। ठीक है, अपनी मतलब कौशल से, अनुभव से, तकनीकी के आधार पर जो हो सकता है उसको मानव संसाधन भी कहते हैं, कि मानव भी एक संसाधन है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो शिक्षक की अगर हम बात करते हैं, टीचर, वो अपने ज्ञान का उपयोग करता है। डॉक्टर चिकित्सा ज्ञान का उपयोग करता है। इंजीनियर तकनीकी ज्ञान का प्रयोग करता है। और किसान भूमि, जल, तकनीक का उपयोग करता है। तो ये सारे क्या हैं? ये सब मानव संसाधन है। जैसे कि लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल हो। ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का क्या है? संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करता है। अधिक संसाधन के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता
है। ठीक है, अब हम लोग देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं संसाधन संरक्षण के बारे में। उसके पहले हम लोग यहाँ पर ये शब्दावली दी उसके बारे में देखेंगे। सतत पोषणीय विकास क्या होता है? ठीक है, सतत पोषणीय विकास क्या होता है? सतत पोषणीय विकास संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकता को भी पूरी होती रहे। यानी कि सतत विकास का क्या है? सतत पोषणीय कह सकते हैं या सतत विकास या इस बारे में मतलब ऐसा विकास करना जिससे वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा जा सके या रखा जाए। ठीक है, चलिए। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। संसाधन, उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहाँ पर ना तो छाया थी और ना ही कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे, चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या यह सच में हो सकता है? उसने अपनी माँ से पूछा तो अम्मा ने कहा उत्तर दिया, हाँ, यदि हम नवकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वो बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो जाएगा। राजू ने कहा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ अम्मा, ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? ठीक है, तो संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना, उन्हें नवीकरण के लिए समय देना क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण कहलाता है। अगर हम सही शब्दों में बात करें तो प्रकृति ने हमें जल, वायु, मिट्टी, वन, खनिज, ऊर्जा आदि अनेक संसाधन जो है दिए हैं। अब इन संसाधनों का उपयोग हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। मतलब हमारी जो भी आवश्यकताओं के अनुसार हम इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि हम संसाधनों का अत्यधिक और अनियोजित और लापरवाही से अगर उपयोग करेंगे, मतलब अनियोजित, लापरवाही से और अत्यधिक उपयोग करेंगे, तो उनकी मात्रा और गुणवत्ता दोनों ही क्या होंगी? प्रभावित होंगी। मात्रा भी प्रभावित होगी, गुणवत्ता भी प्रभावित होंगी। इसलिए संसाधनों का सावधानीपूर्वक और विवेकपूर्वक योजनाबद्ध उपयोग करना, उन्हें भविष्य के लिए सुरक्षित रखना ही हमारा क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक, संसाधन का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास। जैसा कि मैंने आपको बताया है, संसाधनों के संरक्षण के उनके तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है, क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से क्या है? जुड़े हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो हमें संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? क्यों संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? देखिए, अगर हम नहीं करेंगे तो उसका क्या होगा? अत्यधिक हम जो भी चीज़ें उपयोग क्यों हो रही है? मतलब मानव जनसंख्या बढ़ रही है, आवश्यकताओं में वृद्धि हो रही है, तो इससे हमारे संसाधन के उपयोग भी बढ़ रहे हैं। और जो संसाधन हमारे क्या है? बहुत ही लिमिटेड है। अब किन कारणों से हो रही है? अत्यधिक उपयोग करने से। जैसे वनों का क्षय हो सकता है। अगर हम वन का ज़्यादा उपयोग करेंगे तो क्या होगा? वन का क्षय हो जाएगा। जल का ज़्यादा अत्यधिक उपयोग करेंगे तो जल की कमी हो सकती है। अगर हम ज़्यादा मिट्टी का प्रयोग करेंगे तो मिट्टी की गुणवत्ता भी प्रभावित हो सकती है। खनिज संसाधनों को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो खनिज संसाधन समाप्त हो सकते हैं। ऊर्जा संसाधनों पर दबाव बढ़ सकता है और पर्यावरणीय असंतुलन भी बढ़ सकता है। तो इसलिए हमें संरक्षण जो है वो हमें वर्तमान को तो ध्यान में रखना है, साथ में भविष्य दोनों के लिए ही आवश्यक है। ठीक, तो संसाधन के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं का पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि मतलब प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को पहले तो कम कर दे, मतलब कंजप्शन को कम कर दे वस्तुओं के, और पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। तो पुनः उपयोग क्या होता है? रीयूज का मतलब होता है किसी वस्तु को फेंकने की बजाय यदि उसे दोबारा उपयोग किया जा सकता है तो उसे हम पुनः उपयोग कहते हैं। जैसे कांच की जो बोतल होती है या उपयोगी डिब्बों का दोबारा प्रयोग कर लेना। ठीक, अब रिसाइकलिंग यानी पुनर्चक्रण की अगर हम बात करें, पुनर्चक्रण, तो
पुनर्चक्रण क्या होता है? जैसे पुरानी या बेकार वस्तुओं से उपयोगी सामग्री तैयार करना, मतलब पुरानी वस्तुएं अगर हैं कोई और बेकार वस्तुओं से हम उपयोगी सामग्री तैयार कर सकते हैं, उसे हम पुनर्चक्रण कहते हैं। जैसे कागज, धातु, कुछ प्लास्टिक वस्तुओं का पुनर्चक्रण करके, ठीक है, तो इस तरह भी किया जा सकता है। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से क्या है, जुड़े हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों और बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। जैसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी, कागज व्यर्थ ना हो, उसने स्पष्ट किया, और कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये लोग अपने कार्य को कर रहे हैं। मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ ना हो, मुस्तफ़ा ने जोर से कहा। विद्युत जल और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा। बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। तो यह कुछ कार्य मोना, राजू, उनके मित्रों ने किए। आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? ठीक है, तो हमें इनसे सीखना चाहिए कि जिस तरह हमने बच्चों को सिखाया और बताया कि उसकी उपयोगिता के बारे में, कि पहले संसाधन क्या होते हैं, उसके प्रकार क्या होते हैं और कैसे उसका संरक्षण किया जाता है, और बच्चों ने सीख लिया है, बच्चों ने एक एक कदम आगे उठाए। उसी तरह हम सबको भी ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कि हमारे जलवायु पर, हमारे प्रकृति पर कोई उसका बुरा असर ना पड़े, और वर्तमान के साथ साथ भविष्य में भी हम सब उस चीज़ों का उपयोग करते रहें। तो हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधे और पर्यावरण की सुरक्षा संरक्षण से जुड़ा है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग सतत पोषणीय है, पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए और प्रकृति पर्यावरण तंत्र की हानि कम से कम की जाए। देखिए, कुछ सिद्धांत के बारे में भी देख लेते हैं, सतत पोषणीय विकास के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत, जिसमें पहला है जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल। ठीक है, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता को संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों ने आज संरक्षण क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर संरक्षण के बारे में अध्ययन किया है। आशा है कि आप लोगों को इस चैप्टर समझ में आया होगा। मैंने पूरे समझाने की कोशिश की है। चलिए, तब तक नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।